नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के अध्याय 4 परमाणु की संरचना पर चर्चा करते हुए हम आज अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, पिछले क्लास में आपने देखा कि किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं और इन छोटे छोटे कणों को उन्होंने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया। अब जब अलग अलग छोटे छोटे कणों के बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो गई तो उन्होंने इनकी व्यवस्था परमाणु के अंदर किस प्रकार से है, यह किस प्रकार से व्यवस्थित है, इस पर चर्चा करना शुरू किया और इस उनके व्यवस्थित यानी कि परमाणु के संरचना किस प्रकार से है, इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल लिए। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया कि मुख्यतः 3 मॉडल, थॉमसन के मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल और नील्स बोर के मॉडल का चर्चा आपकी कक्षा में होगी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले आज थॉमसन मॉडल की चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं कि थॉमसन का क्या कहना था। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इस थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोलों में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए। आपने तरबूज खाया होगा और जब तरबूज को काटते हैं तो लाल वाला भाग पूरे तरबूज में बिखरा रहता है और उस तरबूज में काले काले बीज उसके बीच में धंसे हुए रहते हैं। थॉमसन ने भी कुछ इसी तरह के कहा कि परमाणु धन आवेशित कणों और ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना है और उनका कहना था कि धन आवेशित कण तरबूजे के लाल भाग के तरह पूरे परमाणु में बिखरे हुए हैं और ऋण आवेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीज जिस प्रकार से अंदर धंसे हुए हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी उस तरबूज के बीज के अनुसार ही परमाणु के धनात्मक गोले के अंदर धंसे हुए हैं। जैसा कि आप दाहिने तरफ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक धनात्मक गोला दिखाया गया है। इस धनात्मक गोला यानी कि प्रोटॉन जो है पूरे गोले के ऊपर अपना फैला हुआ है और उस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन तरबूजे के बीज की भांति धंसे हुए हैं। इस मॉडल से उन्होंने यह तो साबित कर दिया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। तो इसी को लेकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि परमाणु का धन आवेश पूरे परमाणु पर फैला हुआ है और ऋण आवेश उसमें तरबूजे के बीज की भांति धंसे हुए हैं। परंतु आगे आने वाले कुछ प्रयोग ने उनके इस बात को उतना सही नहीं ठहराया और उन आगे आने वाले प्रयोगों को व्याख्या करने में वह सक्षम नहीं हुए। तो आइए बच्चों देखें कि क्या प्रयोग हुए जिसके कारण थॉमसन के मॉडल को लोगों ने कहा यह उतना उचित मॉडल नहीं है जितना यह प्रयोग की व्याख्या कर पाने में सक्षम हो। यह प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था। तो थॉमसन के अनुसार मैंने बताया आपको कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु
वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। और जिसकी मैंने अभी चर्चा की, ये टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। आगे आने वाले वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर यह बताया कि टॉमसन का परमाणु मॉडल उतना उचित नहीं है जैसा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व्यवस्थित रहते हैं, उसकी यह व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है। रदरफोर्ड के प्रयोग को हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड ने एक धातु की, सोने की धातु की पतली परत ली। पतली परत बहुत अपना जितना हो सकता था उतना पतला परत उन्होंने लिया, परंतु इस पतले परत में भी 1000 परमाणुओं की मोटी श्रृंखला उसके एक के ऊपर एक तह बैठी हुई थी। फिर भी उन्होंने इसको प्रयोग के लिए चुना और रदरफोर्ड यह जानने को इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। नीचे चित्र में आप देखिए बच्चों, यहाँ एक अल्फा कण का स्रोत एक बक्से में रखा हुआ है और उससे अल्फा किरणें निकल रही हैं और निकलने के बाद वह सोने की पन्नी पर टकरा रही हैं और उस सोने की पन्नी के चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया है। फोटोग्राफिक प्लेट इसलिए लगाया गया क्योंकि ये अल्फा किरणें अदृश्य किरणें थी और जब यह किरणें फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती है तो वहाँ पर एक डॉट यानी कि बिंदु उत्पन्न हो जाता है। रदरफोर्ड का यह सोचना था कि अगर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं बीज के तरह और प्रोटॉन पूरी तरीके से तरबूजे के लाल भाग के समान हैं, तो यह अल्फा कणें उनको पार नहीं कर पाएगी और नहीं पार कर पाने के कारण यह टकरा कर वापस आएगी। परंतु आप देख रहे हैं, चित्र में देखिए, जब अल्फा कणें सोने की पतली पन्नी से टकराई तो उनकी बहुत सारी किरणें जो हैं पार हो गई और इनकी व्याख्या उन्होंने की। आप देखिए इस चित्र में बच्चों, किस प्रकार से अधिकतर अल्फा कणों का पन्नी में सीधा गुजरना है, यानी कि वो सीधे सीधे पार कर गई और बहुत ही कम डॉट जो है अल्फा कण रिटर्न होके लौट के आ रही है। अब इस प्रयोग ने रदरफोर्ड को पूरी तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर परमाणु भरा हुआ रहता तो यह तो टकरा कर वापस आती, यह पार कर जा रही है, इसका मतलब परमाणु के अंदर खाली स्थान है। आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करने से पहले देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्यों सोने की पतली पन्नी को ही चुना। इसके लिए देखिए आप, सोने की पन्नी बहुत ही पतली है और वो रदरफोर्ड बहुत पतली परत चाहते थे। चूँकि धातुओं को पीट कर उनके चादर बनाए जा सकते हैं, इसलिए सोना एक धातु है और उसके बहुत पतले चादर उस समय बनाए जा सकते थे, इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी को चुना। फिर भी यह सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। उन्होंने अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं उनका उपयोग किया, अतः अल्फा कण धन आवेशित होते हैं और चूँकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है।
अर्थात यह अल्फा कण बहुत ही तीव्र गति से गमन करते हैं और परमाणुओं से टकराने के बाद इनके वापस लौट के आने की संभावना थी। अगर कण धीमे गति से गमन करते तो वह परमाणुओं से टकराने के पश्चात वहीं रुक जाते। इसलिए उन्होंने एक तेज गति के कण की कल्पना की और उन्होंने उसके लिए सोचा हीलियम का नाभिक, या जिसे अल्फा कण कहते हैं, जो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, उनका उन्होंने प्रयोग किया। रदरफोर्ड का यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अवपरमाणु कणों यानी कि छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अब अल्फा कण भारी होने के साथ साथ तीव्र गति से थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह भारी है तो ज़्यादा विक्षेपण इनका नहीं होगा। इन 3 कारणों से उन्होंने सोने की परत को चुना, अल्फा कण को चुना और अल्फा कण तीव्र गति से गमन कर रहे थे और धनावेशित थे, इसलिए अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट या अल्फा कणों से उन्होंने अल्फा कणों का प्रकीर्णन करके सोने की पतली परत पर अल्फा कणों को टकराया। टकराने के पश्चात जब फोटोग्राफिक फिल्म को उन्होंने देखा तो उनके टॉमसन के जो विचार थे उस विचार से बिल्कुल ही अलग प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि टॉमसन के अनुसार अधिकतर भाग भरे हो, परमाणु के अधिकतर भाग भरे हुए हैं, तो अल्फा कणों को टकराकर लौटना चाहिए था, लेकिन यह टकराकर लौटे नहीं। अधिकांश कण परमाणु के उस सोने के पतले पत्थर को पार करके फोटोग्राफिक फिल्म के पास पहुंच गए थे और इस बात का सबूत वो फोटोग्राफिक फिल्म दे रहा था। अब उन्होंने अपने निष्कर्ष को, अपने प्रयोग को अध्ययन करना शुरू किया और अध्ययन करने पर अपने प्रयोगों के निष्कर्ष पे वह इस प्रकार से पहुंच रहे थे। देखिए कि अल्फा कण तेज गति से चल रहे थे और तेज गति से चलने के कारण यह सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। आप पिक्चर दिया हुआ है, उसमें देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा कण जो है वह सोने की पतली पत्थर को पार करके निकल गए हैं। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। ध्यान दीजिए, जैसे बहुत कम कोण से विक्षेपण होने वाले कणों की संख्या कम है और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। तो आप वापस आने वाले तीर की तुलना कीजिए। तीर का डायरेक्शन देखिए और डायरेक्शन में आप देखेंगे तो पाएंगे सीधे सीधे अल्फा कण जो गया और वह अपने जाने वाले ही रास्ते पर लौटा है, वैसा बहुत कम है। अधिकतर कण पार हो गए हैं और कुछ कण बहुत छोटे कोण से विक्षेपित होते हुए लौट आए हैं। अब इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाला। आइए देखें क्या निष्कर्ष पे रदरफोर्ड पहुंचे। उस निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले आप एक क्रियाकलाप ऐसा समझिए कि मान लीजिए बच्चों, आपके आँख पर पट्टी बांध दी गई है और सामने एक ईंट का दीवार है। आपको एक बॉल दिया गया है और आपसे बार बार उस गेंद को दीवार पर मारने के लिए कहा जा रहा है। मान लीजिए कि आपको 10 गेंद दी गई है। आपने 10 गेंद लिया और ईंट के दीवार पे
उसको मारा। आपके आँख पर पट्टी बंधी है, आप देख तो नहीं पा रहे हैं, परंतु आप गेंद की दीवार से टकराने की आवाज़ सुन रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपने 10 गेंद दीवार के ऊपर टकराया तो आपको 10 बार गेंद की टकराने की आवाज़ सुनाई दी। परंतु यदि वह ईंटे की दीवार ना होकर तार से घिरा हुआ एक दीवार होता और आपके आँख पर पट्टी बांधकर फिर से आपको गेंद से उस दीवार पे टकराने के लिए बोला जाता, तो उस केस में कुछ गेंद ही आपके उस तार से टकराते जिसकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती और आपके अधिकांश गेंद उस तार के बीच में जो खाली स्थान है उससे पार कर जाते। ठीक रदरफोर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने उम्मीद की थी कि परमाणु भरे हुए हैं, अर्थात अल्फा कण टकराकर ज़्यादा से ज़्यादा वापस आएंगे, परंतु अल्फा कण टकराकर वापस नहीं आए बल्कि वो पार हो गए। अर्थात कि वह ईंट की दीवार जैसी नहीं बल्कि तारों से घिरी हुई दीवार के जैसी थी, जिनके बीच में बहुत सारा जगह खाली था। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर यह इन बातों की पुष्टि की कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा निष्कर्ष यह निकाला कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है और बहुत कम अल्फा कण, लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। और इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। यानी कि परमाणु बहुत बड़ा एक गोले के समान है और उस गोले के बीच में बहुत ही छोटा नाभिक मौजूद है और अधिकांश भाग परमाणु का खाली है। अब इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक मॉडल की परिकल्पना की और रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसे रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। और इस नाभिकीय मॉडल के लक्षण निम्नलिखित थे। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। दूसरी बात उन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग अर्थात गोलाकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। और तीसरी बात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही कम है, बहुत छोटा है, इसीलिए तो अधिकांश उनके अल्फा कण जो हैं वह परमाणु से होते हुए पार कर गए थे। परंतु रदरफोर्ड के इस नाभिकीय मॉडल में कुछ बातें रह गई जिनकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन
वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए रहते हैं। लेकिन जब कोई आवेशित कण किसी गोलाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो गोलाकार कक्ष में उनका वेग बढ़ जाता है, उनमें त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण के कारण उन आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं तो लगातार इनसे ऊर्जा का विकिरण हो रहा है और ऊर्जा का विकिरण होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन का गोलाकार पथ धीरे धीरे छोटा होता जाएगा क्योंकि ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। और छोटा होते होते एक समय ऐसा आएगा जब यह इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के पास पहुंच जाएगा और नाभिक में यह गिर जाएगा। जैसा कि दाहिने तरफ आपके जो पिक्चर दी गई है उसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते लगाते इसका गोलाकार पथ जो है छोटा होते जा रहा है और अंत में यह नाभिक से टकरा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर हो जाता क्योंकि आवेशित कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक जगह पहुंच जाते और परमाणु अस्थायी हो जाते। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होते हैं। अतः यह कहना कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगा रहा है, यह रदरफोर्ड उस समय के ऊर्जा ह्रास होने के कारण के सिद्धांत को समझा नहीं पाए। वह यह नहीं बता पाए कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा ह्रास नहीं हो रहा है और वह क्यों नाभिक में नहीं गिर पा रहा है। तो यह सबसे बड़ी कमी थी रदरफोर्ड मॉडल की। इसी कमी को आगे आने वाले नील्स बोर के मॉडल में दूर किया गया। तो बच्चों, आज आपने थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का अध्ययन किया। अगले कक्षा में हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से रदरफोर्ड की कमियों को नील्स बोर ने दूर किया। तब तक के लिए बच्चों, आप इन परमाणु मॉडल का अध्ययन कीजिए और अपने एक मॉडल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको यह परमाणु मॉडल रटना ना पड़े, आपको अच्छे से याद हो जाए। आप एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह कुछ मॉडल अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।